वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरीन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी को। फिर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी जो किचनर और स्कॉटर थे 1902 पे, इन्होंने क्या किया, इकोलॉजी को ब्रॉडली क्या किया, डिवाइडेड किया टू सब डिवीजन में। टू सब डिवीजन थे। जो फर्स्ट सब डिवीजन था उसको कहा उन्होंने ऑटो इकोलॉजी, दूसरे को कहा उन्होंने सेनेकोलॉजी। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ऑटो इकोलॉजी क्या है। ऑटो इकोलॉजी में होता क्या है कि जो हम इंडिविजुअल हैं यानी सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, कि सिंगल इंडिविजुअल की हम स्टडी करते हैं और किस तरीके से वो इंट्रैक्शन करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ और इन्वायरमेंट का उस पर क्या असर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। ऑटो इकोलॉजी को क्या है, कई बार हम कह देते हैं इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल भी हम कह देते हैं। अब ऑटो इकोलॉजी को हम दूसरे जो वर्ड में है इस तरीके से भी क्या है डिफाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब जो इंडिविजुअल जो यानी इंडिविजुअल स्पीसीज की बात करते हैं, वो कंट्रीब्यूटेड एज द यूनिट ऑफ ऑटो इकोलॉजी। हम कह देते हैं यूनिट है इंडिविजुअल, यहाँ ऑटो इकोलॉजी का यूनिट है। ऑटो इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, हम डिटेल स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल, या तो हम लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, या ग्रोथ पैटर्न ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल को हम स्टडी करते हैं। और डिफरेंट डेवलपमेंटल जो स्टेजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसके लाइफ साइकिल में, उसको हम स्टडी करते हैं कि वो ये सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो इन्वायरमेंटल की वजह से क्या चेंजेस आए हैं उसको हम स्टडी करते हैं ऑटो इकोलॉजी में। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इकोलॉजी को। तो इसमें एक एग्जाम्पल क्या है कि जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या करता है कि ये इन्फ्लुएंस करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल को। तो अब ये किस तरीके से लाइफ साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है, हम इसको समझ लेते हैं कि टेम्परेचर क्या करता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लाइफ साइकिल और जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं इंडिविजुअल की, उसको चेंज करता है या इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लेजर्ड हो गया या क्रोकोडाइल हो गया और अदर्स जो रेप्टाइल्स होते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हैचेस, हैच करते वक्त एग के हैचेस के टाइम पे, कि जो सेक्स ऑफ द बेबी होता है वो डिटरमाइंड होता है टेम्परेचर से। यानी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है कि जो बेबी होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हैचिंग, वो मेल होगा या फीमेल होगा। दूसरा जो सबसे बेस्ट और क्लासिकल जो एग्जाम्पल है ऑटो इकोलॉजी का, वो है डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापेगोस आइलैंड। यहाँ पे क्या है कि जो डार्विन थे वो जूलॉजिस्ट थे, वो क्या कहे, एक वॉयज के लिए निकले और वॉयज करके वो पहुंचे गैलापेगोस आइलैंड में। वो पहुंचे तो उन्होंने वहाँ एक बर्ड को देखा, जो कि वो डिफरेंट हैबिटेट में क्या करते थे, डिफरेंट आइलैंड के आसपास डिफरेंट हैबिटेट में क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे। उन बर्ड को डार्विन ने फिंचेस कहा। उन्होंने देखा कि जो फिंचेस थे उनका जो बीक है, बीक का जो साइज और शेप था वो डिफरेंट था। डिफरेंट किस लिए था, क्योंकि उनका क्या जो फीडिंग हैबिट था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। और फीडिंग हैबिट डिफरेंट था तो उन्होंने ये कहा कि इन्वायरमेंटल की वजह से या इन्वायरमेंटल का इन्फ्लुएंस हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर यानी फिंचेस के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने बीक का शेप साइज चेंज कर दिया। तो शेप और साइज चेंज कर दिया। उसके बाद एक और अच्छा एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल जिसे हम कह सकते हैं कि एडेप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ए हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड में होता क्या है कि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या होता है, लेसर लेसर अमाउंट में होता है ऑक्सीजन। और इसी वजह से क्या होता है कि जो लिविंग इंडिविजुअल है वो अडेप्ट करते हैं, एक क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं कि वो नंबर ऑफ आरबीसी को इंक्रीज कर लेते हैं बॉडी के अंदर।
जिसकी वजह से जो डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की वो पूरा फुलफिल हो सके। अब वहीं पे जो इंडिविजुअल जो प्लेन एरियाज में रहते हैं वो ससेप्टेबल है इस टाइप के सडन चेंजेस जो होते हैं प्रेशर की वजह से और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं वहाँ कम हो जाता है। कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल कि जो प्लेन में रहने वाला इंडिविजुअल है हायर एल्टीट्यूड में चला जाए तो हायर एल्टीट्यूड में जाने से वो सडन चेंजेस होने की वजह से वहाँ ऑक्सीजन क्या है उसको लेस ऑक्सीजन मिलेगा। लेस ऑक्सीजन मिलेगा तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि वो हाइपोऑक्सिया कंडीशन में चले जाते हैं। वो अपने नंबर ऑफ आरबीसी को इतनी जल्दी वो इंक्रीज नहीं कर पाते और ऑक्सीजन उनको लेस अमाउंट मिल रहा होता है हायर एल्टीट्यूड में। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो दूसरा सब डिवीज़न है जिसको हम कहते हैं सिनेकोलॉजी। 1896 में स्कॉटर और किचनर ने ये टर्म दिया साइनेकोलॉजी। साइनेकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि यहाँ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो हम स्टडी करते हैं फिर ये देखते हैं कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ये क्या किया है कि इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट का एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या इफेक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं सेनेकोलॉजी कहते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये क्या है ये यूनिट ऑफ द स्टडी एज द टर्म्ड एज साइनोकोलॉजी। ये यूनिट ऑफ क्या है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूनिट है। अब सेनेकोलॉजी है ये फर्दर डिवाइडेड होता है पॉपुलेशन में, कम्युनिटी इकोलॉजी में, बायोम में, इकोसिस्टम इकोलॉजी में। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ सेनेकोलॉजी को। यहाँ एक एग्जाम्पल क्या है कि हम यहाँ देखते हैं कि जो साइड इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन है पॉन्ड इकोसिस्टम में। एसिड रेन की वजह से क्या होता है कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो फ्लोरा और फोना होता है वो क्या करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हो जाता है अफेक्टेड हो जाता है। अफेक्टेड हो जाता है क्यों अफेक्टेड हो जाता है क्योंकि वाटर की जो केमिस्ट्री होती है पॉन्ड इकोसिस्टम में वो चेंज हो जाता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये वाटर है अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जिसकी वजह से फ्लोरा और फोना क्या हो जाता है यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू द चेंज इन द वाटर क्वालिटी या केमिस्ट्री ऑफ वाटर चेंज हो जाता है। दूसरा जो क्लासिकल एग्जाम्पल है ये है गॉस प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। यहाँ हम देखते हैं कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट स्पीसीज के वो आपस में क्या करते हैं इंटरेक्ट करते हैं या compete करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए। सेम रिसोर्सेज जैसे फूड स्पेस के लिए वो क्या करते हैं एटसेट्रा के लिए वो आपस में कंपटीशन करते हैं। अब इस कंपटीशन में क्या करते हैं कि जो डिफरेंट स्पीसीज ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज है वो आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। बस वो क्या करते हैं वो रिसोर्सेज को क्या करते हैं पार्टीशनिंग कर लेते हैं रिसोर्सेज की। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो लॉ ऑफ लिमिटिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। हमें जैसे पता है कि जो इकोसिस्टम होता है वो एग्जिस्ट करता है एक पर्टिकुलर टाइम पे और इकोसिस्टम में जो बायोटिक एज वेल एज जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो रेगुलरली चेंजिंग होते रहते हैं। चेंज होने का कारण है कि जो एबायोटिक फैक्टर है और बायोटिक फैक्टर्स है वो उनका इंटरेक्शन होता रहता है और उनका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ भी होता रहता है जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट क्या होता है ऑर्गेनिज्म में को अफेक्ट करता है या उसको इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रेश वाटर एक एल्गी है कैडोफोरा की बात हम कर रहे हैं। कैडोफोरा जनरली क्या करता है कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करता है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ जनरल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू। अब जब टाइम क्या होता है कंटिन्यू होता रहता है कुछ टाइम के बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अमाउंट है वो पॉन्ड यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जब केमिस्ट्री ऑफ द वाटर क्या हो जाता है वो चेंज हो जाता है जिसकी वजह से जो क्लेडोफोरा जो एल्गी है
वो नॉट एबल टू लॉन्ग सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो इनिशियली इनिशियली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरू में नहीं थे, वो बाद में क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्ट स्टेब्लिशिंग होना स्टार्ट हो जाता है पॉन्ड इकोसिस्टम में। हमने इस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा है कि यहाँ पे जो एबायोटिक जो फैक्टर है वो ही चेंज नहीं हुआ। एबायोटिक फैक्टर यानी वाटर की क्वालिटी ही नहीं चेंज हुआ यहाँ पे, बल्कि जो बायोटिक फैक्टर्स है वो भी क्या हो गया है, वो एल्सो चेंज हो गया है। ये बायोटिक फैक्टर यानी क्लेडोपोरा की बात कर रहे हैं। तो हम या इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जो चेंज इन वाटर केमिस्ट्री है इज बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर द एल्गी। वो एल्गी के लिए लिमिटिंग फैक्टर था, जिसकी वजह से एल्गी की जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब जो लिमिटिंग जो फैक्टर्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, लाइट भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, एटसेट्रा हो सकते हैं। जो लॉ इन जो लिमिटिंग फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए तीन लॉ दिए गए हैं। ये लॉ है लाइबिक लॉ ऑफ मिनिमम, दूसरा है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स एंड लॉ ऑफ टॉलरेंस, जिसको हम सेल्फर्ड लॉ भी हम कहते हैं। आइए हम इसको वन बाय वन सभी लॉ को हम डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मिनिमम को, जिसको हम लाइबिक लॉ भी हम कह देते हैं। जो लाइबिक थे, उन्होंने डिटरमाइन किया कि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जो एलिमेंट है वो क्या है, एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट, फॉस्फोरस ही एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, और भी दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं यानी एलिमेंट्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए इफ फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, अगर स्मॉल अमाउंट में फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा तो जो प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो पुअर होगी। उसके बाद उन्होंने कहा इफ फॉस्फोरस इज एब्सेंट, तो प्लांट की देयर इज नो ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ वाज लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। अब हम इसे इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा वाटर है, तो हम इसे वाटर देख लेते हैं। वाटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ को, ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा बैरल है, तो हम इसको लिख देते हैं बैरल। बैरल, बैरल में जो ये आपको क्या कर रहे हैं कि वुड के जो स्लैब्स दिखाई दे रहे हैं, इसको स्टेप्स कहते हैं हम लोग, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको स्टेप्स। अब यहाँ पे जो स्टेप्स है, स्टेप्स क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स रिप्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप है, तो हम ये देख रहे हैं, ये जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप है, तो मैं इसको थोड़ा लाइन से डार्क कर रहा हूँ। जो स्मॉलेस्ट स्टेप्स है, तो ये इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम मान लेते हैं ये फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इस कंडीशन से देख लेते हैं कि मान लीजिए कि फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस यहाँ पे क्या हो गया है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, यानी फॉस्फोरस प्रेजेंट इन स्मॉल स्मॉल अमाउंट, तो क्या हो जाएगा, जो प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, पुअर ग्रोथ ग्रोथ ऑफ प्लांट। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर मान लीजिए फॉस्फोरस क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, एब्सेंट हो जाएगा, नो ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की
कोई ग्रोथ नहीं हो जाए, प्लांट की कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो इस बैरल को हमने इस एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया है। तो हम एक बार समझ लेते हैं वाटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंट जो स्टेप्स है ये क्या है, डिफरेंट क्या है, आपके डिफरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सबसे स्मॉलेस्ट जो क्या है कि स्टेप्स है, तो वो इसमें फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी सबसे मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहा है कि अगर सबसे स्मॉल अमाउंट में अगर प्रेजेंट होगा तो ये प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो पुअर होगी। एब्सेंट होगी तो प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो स्टॉप हो जाएगी, होगी ही नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को। तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसके लिए कई सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है। नंबर फर्स्ट फैक्टर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हमारा लाइट। इसके बाद हमारा वाटर। और इसके अलावा जो क्लोरोफिल होता है वो भी क्या होता है, इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को समझाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और लाइट को हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। जो यहाँ पे वाई एक्सेस है आपका, वाई जो एक्सेस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम देखें नंबर फर्स्ट स्टेप में हम क्या करें कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम इंक्रीज कर दें तो इससे क्या होगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ फोटो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम शो कर रहे हैं स्लोप 1 से हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्लोप 1 कहाँ है, यहां से लेकर ये 1 तक, ये स्लोप 1 ये है। अगर हम क्या कर दें, नंबर सेकंड स्टेप में हम क्या कर दें, फर्दर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो इससे क्या होगा कि फर्दर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा कि हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चेंज नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं नो चेंज इन फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम किससे देख सकते हैं, इसे हम दिखाते हैं किससे, 1 2, तो लाइन ए है, इससे हम शो कर रहे हैं। यानी हम क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं हम लोग ये। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके बाद हम देखते हैं कि अब हम क्या देखते हैं कि हमारा क्या है कि जो अब यहाँ पे इस कंडीशन में जो लाइट है, लाइट इंटेंसिटी क्या हो गया है, ये लिमिट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम क्या करें कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर हम इंक्रीज करें, लाइट इंक्रीज, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर हम इंक्रीज करें तो क्या होगा कि हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम शो करते हैं किससे, स्लोप टू से। तो यानी यहां से जो स्लोप है यहां तक, ये क्या हो जाएगा, इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है, इसको हम शो कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, फर्दर क्या कर देंगे, फर्दर इंक्रीज इंक्रीज द further increase the intensity of light, तो क्या होगा, there is no change in rate of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में कोई चेंजेस नहीं होगा, जिसको हम क्या दिखाते हैं, लाइन से दिखाते हैं, टू बी, जो हम यहाँ देख रहे हैं, टू बी। अब हम क्या करेंगे, थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे थर्ड स्टेप में अब जो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस लाइट की जो इंटेंसिटी है, इसको फर्दर क्या करेंगे, इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइट लाइट को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इससे क्या होगा कि देयर इज लिटिल चेंज इन फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, जिसको हम शो करते हैं क्या, स्लोप थ्री से। तो हम देखते हैं कि ये जो स्लोप थ्री है इसको शो कर रहा है। अगर हम फर्दर फर्दर इंक्रीज इंक्रीज अगर हम करें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइट को, तो क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जिसको हम शो करते हैं लाइन 3 to C। तो आप इसे यहां देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो लॉ ऑफ टॉलरेंस किसे कहते हैं। लॉ ऑफ टॉलरेंस को ही सेल्फर्ड लॉ कहा जाता है। तो यहाँ हम इसको एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर फर्स्ट आप यहाँ देखिएगा कि जो ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इस रीजन को हम कहते हैं जोन ऑफ इनटॉलरेंस। जोन ऑफ इनटॉलरेंस यानी या जो टेम्परेचर है बहुत ही कम होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है यानी माइनस में होता है। इस रीजन में क्या होता है, स्पीसीज क्या होते हैं, सरवाइव नहीं कर सकते हैं टेम्परेचर बहुत लो होने की वजह से। वहीं पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ये जो रीजन है, इस वाले जो रीजन है हम इसको देखें हैं, तो इस वाले रीजन को हम कहते हैं जोन ऑफ इनटॉलरेंस। यानी यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। इस वाले रीजन में भी क्या होता है, स्पीसीज नहीं मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरा जो रीजन है,
इस इस रीजन को हम कहते हैं, जो ये वाला रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ का जो रीजन है, इसे कहते हैं क्रिटिकल मिनिमम जोन कहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर लो तो होता है बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वहाँ सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे लो होती है। वहीं पे हम देखते हैं कि जो दूसरी तरफ हम देखें तो ये वाला जो रीजन है हमारा, ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं क्रिटिकल मैक्सिमम जोन। तो ये जो रीजन होता है कि टेम्परेचर यहाँ पे हाई होता है बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। और वहाँ पे जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है वो यहाँ लो होती है। वहीं पे हम, अब जब हम सेंटर की तरफ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो रीजन है हमारा, तो यहाँ का जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं ऑप्टिमल रेंज। यानी ये एक क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर है जो कि क्या है कि फेवरेबल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसीलिए इस वाले जो रीजन होते हैं, इस वाले रीजन में जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है वो सबसे हाई पाई जाती है। वहीं पे हम देखते हैं कि इस रीजन से लेकर इस रीजन तक का जो रीजन होता है, इसे जोन ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। कि इस रीजन तक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। आज हमने डिस्कस किया कि जो सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी को, फिर हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।